फ्रेंड्स, वेलकम इन लर्न विद शैलेंद्र 2.0 हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए अलग से चैनल है। मेरा एक चैनल है ओरिजिनल चैनल जिसका नाम है लर्न विद शैलेंद्र। उस पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं टॉपिक्स कराता हूँ, बेसिक साइंस कराता हूँ, मैथ कराता हूँ। ये सब चीज़ें मैं उस पर कवर करता हूँ उन बच्चों के लिए जो इंग्लिश मीडियम को प्रेफर करते हैं, और वो बच्चे जो हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं उन लोगों के लिए ये चैनल क्रिएट कर रखा है मैंने। और इस चैनल पर मैं आज आपके लिए स्टार्ट करूँगा बेसिक साइंस हर कोई बच्चा पढ़ सकता है, बट 9th और 10th वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन 10th वाले बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 5 चैप्टर वो बेसिक साइंस करने से होंगे। अगर आपको बेसिक साइंस आएगा, आपका बेसिक क्लियर होगा, आपको एलिमेंट पता होंगे, उनके सिंबल पता होंगे, उनकी वैलेंसी पता होगी, तो आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ करा रहा हूँ बेसिक साइंस। एंड तक देखना, इसके 2 पार्ट आ सकते, 3 पार्ट आ सकते, कितने भी पार्ट आ सकते हैं बेसिक साइंस के, क्योंकि मैं इसको अच्छे से कवर करूँगा और एक वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए छोटे छोटे वीडियोज़ डालूंगा ताकि आप लोगों को पढ़ने में बोरियत ना हो। इसीलिए मैं लॉन्ग वीडियो ज़्यादा नहीं लेके आऊँगा, शॉर्ट वीडियो लेके आऊँगा। होंगे 3 मिनट के, 5 मिनट के, 7 मिनट के, बस इससे ज़्यादा बड़े लॉन्ग वीडियो नहीं डालूंगा, क्योंकि इससे आप लोग भी बोर हो जाते हैं। और छोटे छोटे वीडियोज़ होंगे तो आप लोगों को आसानी होगी पढ़ने में। तो मैं आज ये वीडियो डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए बेसिक साइंस का, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। बेसिक साइंस स्टार्ट कहाँ से होती है? अब साइंस स्टार्ट कहाँ से हो रही है? परमाणु वर्ड से। किस वर्ड से स्टार्ट हो रही है? परमाणु वर्ड से। मैं करा रहा हूँ आप लोगों को बेसिक साइंस स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। बेसिक साइंस स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, ठीक है। स्पेलिंग समझ में नहीं आए तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारा जो टॉपिक है उसका नाम क्या है कि स्टूडेंट, हमारा नाम है परमाणु। मेरे को क्या पढ़ना है? परमाणु पढ़ना है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को पता होगा कि परमाणु शब्द का मतलब क्या होता है। परमाणु शब्द का मतलब होता है कोई भी पदार्थ है उसकी सबसे सूक्ष्म, सबसे छोटी अवस्था। किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी अवस्था को क्या बोलते हैं? सूक्ष्मतम अवस्था। किसी भी पदार्थ की सूक्ष्मतम अवस्था को क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी अवस्था को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। किसी पदार्थ की सबसे छोटी अवस्था को परमाणु कहा जाता है। मतलब ये मार्कर है, तो इसको मैं ब्रेक करूँ, मतलब इसको मैं तोड़ना स्टार्ट तोड़ूंगा इसको, इसके अंदर देखूंगा तो जो सबसे छोटी अवस्था बचेगी इस मार्कर की, वो क्या होगी? परमाणु होगी, ठीक है। इसको अपन आँख से नहीं देख सकते हैं, बट कुछ वैज्ञानिकों ने इसका क्या बनाया है, कुछ वैज्ञानिकों ने अपनी सोच के अनुसार या फिर अपनी थ्योरी के अनुसार इसको क्या किया है, इसका एक संरचना तैयार की है कि परमाणु ऐसा दिखता है या फिर ऐसा होता है। तो हम उस परमाणु के बारे में भी बात कर रहे हैं। परमाणु क्या होता है? पदार्थ की सबसे छोटी अवस्था। पदार्थ की सबसे छोटी अवस्था को क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। ये बात हम सभी को क्लियर है। ये बेसिक साइंस में आता है कि परमाणु शब्द का मतलब पता होना चाहिए। तो परमाणु क्या होता है? किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी अवस्था होती है। ये एक मैंने डॉट किया है मार्कर से यहाँ पे, तो इसमें कितने परमाणु होंगे? तो इसमें अनगिनत परमाणु होंगे, लाखों परमाणु हो सकते हैं, इतने परमाणु हो सकते हैं। ये एक छोटा सा बिंदु है, इसमें इतने परमाणु हो सकते हैं। तो सोचो परमाणु कितना छोटा होगा, ठीक है। अब परमाणु की संरचना क्या आती है? सबसे जो इसका केंद्र होता है, इसके केंद्र को अपन क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। केंद्र को क्या कहा जाता है? नाभिक। जो परमाणु का केंद्र है उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट? नाभिक कहते हैं। परमाणु के केंद्र को क्या कहा जाता है? नाभिक कहा जाता है। अब नाभिक के अंदर दो तत्व होते हैं, या फिर नाभिक में 2 एलिमेंट होते हैं, या फिर 2 तत्व होते हैं जिनका नाम क्या है? तत्व नहीं कहेंगे। नाभिक के अंदर परमाणु के 2 भाग होते हैं, जिसका नाम है प्रोटॉन, जिसको P से लिख रहा हूँ, न्यूट्रॉन, जिसको स्मॉल n से लिख रहे हैं, छोटे n से लिख रहे हैं। प्रोटॉन का प्रतीक क्या हो गया? P हो गया। ये क्या हो गया हमारा? प्रोटॉन। और n मतलब क्या हो गया मेरा? न्यूट्रॉन। यहाँ तो कुछ दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। परमाणु के केंद्र को नाभिक कहा जाता है, और नाभिक के अंदर 2 भाग होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और नाभिक के चारों ओर क्या बनी होती है? कक्षाएं बनी होती है। नाभिक के चारों ओर क्या बनी होती है? कक्षाएं बनी होती है। और उन कक्षाओं में कौन होता है स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन होता है। उन कक्षाओं में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। ये फर्स्ट वाली कक्षा होती है, इसका नाम होता है K, उसके बाद L, उसके बाद M, और उसके बाद क्या आएगा? N। ये चलती रहती है कक्षाएं। अब इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रतीक क्या होता है? E होता है। E मतलब क्या लिखेंगे अपन? इलेक्ट्रॉन। E किसका प्रतीक है स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन का प्रतीक क्या होता है हमारे पास? E होता है। ये परमाणु की संरचना है, सरल संरचना परमाणु की, ये कहेंगे। अब अपन पढ़ेंगे कि नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश क्या होता है, प्रोटॉन के ऊपर आवेश क्या होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर आवेश क्या होता है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, प्रोटॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो प्लस का होता है, मतलब धन आवेशित होता है। प्रोटॉन कैसा आवेश है? धन आवेशित कण है। और न्यूट्रॉन कैसा है? उदासीन कण है, मतलब इसके पास किसी प्रकार की कोई भी आवेश नहीं होता है, ना तो प्लस होता है ना ही माइनस होता है, ये उदासीन होता है। और इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है? ऋण आवेश होता है, मतलब ये माइनस का होता है, ऋण आवेश होता है। क्या होता है स्टूडेंट? ऋण आवेश होता है इसके ऊपर, मतलब ये माइनस का होता है। और ये क्या होता है? धन आवेशित होता है, या फिर धन आवेशित कण है।
ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और नाभिक के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आप लोगों को ये समझ में आई होगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास नाभिक के चारों ओर क्या है, KLMN, और ये क्या है, शेल है। कक्ष बोलते हैं हिंदी में, इनको क्या बोलते हैं, कक्ष बोलते हैं, या फिर कक्षाएं भी बोल देते हैं कभी कभी। तो ये क्या होती है, कक्ष, या फिर क्या बोल देते हैं, कक्षाएं भी बोल सकते हैं इनको। कभी कभी कुछ लोग इसको कक्षाएं बोलते हैं, कभी कभी क्या बोलते हैं, कक्ष बोलते हैं। तो दोनों ही वर्ड क्या है आपके सही है, दोनों ही शब्द आप प्रयोग करोगे तो बिल्कुल सही होंगे ये। अब इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ कि अब यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, इन कक्षाओं में क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, निरंतर इन कक्षाओं के अंदर चक्कर लगाते रहते हैं। मैंने के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बिठाए, 2 इलेक्ट्रॉन बिठाए। अब मुझे ये पता करना होगा कि के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एम के अंदर और एन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। कक्षाएं कितनी होती है हमें इस क्लास के अंदर, या फिर 10 तक हमें जो कक्षाएं पढ़नी है वो पढ़नी है। 4 कक्षाएं पढ़नी है, KLM और N। 4 कक्षाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। और उन कक्षाओं में क्या रहता है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन रहता है। कक्षाओं के अंदर क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। तो हम बात करेंगे 4 कक्षाओं की, KLM और N की बात करेंगे। ये हो गई मेरी कक्षा। ये क्या हो गई, कक्षा या कक्ष। इधर मैं लिख रहा हूँ कक्षा की संख्या, मतलब कितने नंबर का है, कक्षा की क्या होगी संख्या, कक्षा की संख्या। ठीक है, तो मेरी कक्षा की संख्या के लिए क्या होगी है 1, और L के लिए 2, M के लिए 3 और N के लिए होगी 4। अब इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे वो आगे मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लिखने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी कक्षा के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र क्या होता है। किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र क्या होता है, सूत्र लिख रहा हूँ मैं। किसी भी कक्षा में, यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो पूरा कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र क्या होता है, 2n²। ये सूत्र होता है किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन बनने का सूत्र होता है, जहां पे n क्या होता है, n होता है कक्षा की संख्या। n क्या है, ये कक्षा की संख्या n क्या होगी, कक्षा की संख्या होगी। मतलब इस कक्षा में यहाँ पे कौन सी कक्षा लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। अगर ये आगे भी चलते रहते हैं वैसे तो हमें पढ़ना नहीं, आगे भी चलते हैं तो वहाँ पे 5, 6, 7 जितना भी होगा उसको अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब n मतलब क्या होगी, कक्षा की संख्या। यहाँ पे n मतलब कक्षा की संख्या होगी। अब इस के लिए मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या करूंगा, कैलकुलेशन करूंगा कितने इलेक्ट्रॉन के अंदर आएंगे। तो मेरा क्या होता है सूत्र 2 n का स्क्वायर, मतलब n के लिए n की वैल्यू कितनी है, के लिए n की वैल्यू कितनी है, मेरे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर करूंगा। कुछ बच्चे मेरे ऐसे हैं कि 1 का स्क्वायर कितने कर देंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे 2, पर वो गलत हो जाता है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। आपको पता रहना चाहिए कि 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। स्क्वायर का मतलब है कि उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अगर घात 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई करना है, घात 3 है तो 3 बार मल्टीप्लाई करना है। मैथ्स की क्लास में उसमें बताऊंगा। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए मेरे, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए किसके अंदर, के अंदर। अब मेरी बात आती है एल की बात। एल के लिए कितने लिखेंगे, कक्ष की संख्या कितने हो गई, 2 हो गई तो 2 लिख दी, और 2 की घात 2 हो गई तो 2 गुना 4। 2 की घात 2 मतलब 2 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 4। 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। ये हो गया हमारा 8 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर, एल के अंदर। आगे लिखूंगा 2 और 3 की घात कितनी लिख दी मैंने, 2 लिख दिया। 2 गुना 3 की घात 2 क्या हो जाएगी, 3 की घात 2 को हल करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 9 आएगा। 3 को 3 से गुणा करते थे कितना आता है, 3 को 3 से गुणा करना है तो क्या हो जाएगा मेरा 9 आ जाएगा, जो मैंने यहाँ पे 9 लिखा है। 3 को 3 से गुणा करने से क्या आता है 9 आता है। 9 को 2 से गुणा करने से क्या आता है, तो स्टूडेंट आता है 18। तो m के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आ गए मेरे, 18 आ गए। अब n के लिए बात करूंगा तो n के लिए क्या करेंगे, घात 4 की घात क्या कर देंगे 2 कर देंगे, क्योंकि n की संख्या कितनी है 4 है। 2 गुना 16 बराबर 16 गुना कितना हो गया मेरा 32 हो गया। तो 32 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर आएंगे मेरे, n के अंदर आएंगे। ये सब चीज कराने का मतलब क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि k, l और m, n के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। तो k के अंदर आ सकता है 2, 8, 18 और 32। ये वाला आपको याद रखना है कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं हम, 2, 8, 18 और 32। इसको याद कराने के लिए मैंने आपको ये पूरा सॉल्यूशन करके दिखाया है कि ये आते कैसे हैं। तो के, एल, एम और एन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 2, 8, 18 और 32। अब इसकी मुझे जरूरत क्या पड़े, क्योंकि मुझे निकालनी पड़ेगी संयोजकता, या फिर जिसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर वैलेंसी। जैसे Na+2 होता है तो वो इसकी मदद से आएगा। अब आएगा कैसे तो वो सिखा देता हूँ। यस, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलूँगा कि आप लोगों को आगे बढ़ने से पहले आपको तत्व याद होने चाहिए। तत्व कितने याद है आपको, उसके अनुसार हम आगे जा। ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहें। और मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगा, सेकेंड पार्ट लेके आऊँगा और उसमें आपको सिखाऊँगा
संयोजकताएं कैसे होती है, संयोजकता बनने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि सूत्र कैसे बनते हैं। ये सब जो मैं बेसिक करा रहा हूँ उसका मेन उद्देश्य है मेरा कि आपको क्या सिखाने हैं, सूत्र बनाना सिखाने। अगर आपको सूत्र बनाना सीख गए आप लोग, या सूत्र बनाना आपको आ गया, तो आप क्या कर सकते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं को अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।